नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी भूचाल के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान में हालात बेकाबू बताए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जेल में बंद इमरान खान की सेहत पर बड़ा खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट ने सरकार और सेना पर सवाल खड़े किए हैं और अब सियासी जंग सड़क से लेकर अदालत तक पहुंच चुकी है। बलूचिस्तान में उबाल, इमरान की आंखों पर बवाल, मुनीर सरकार पर दबाव, पाकिस्तान में बढ़ता राजनीतिक तूफान। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता एक बार फिर चरम पर है। बलूचिस्तान में लंबे समय से अलगाववादी तनाव जारी है और सुरक्षा हालात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार और सेना पर आरोप लग रहे हैं कि वे आंतरिक संकटों से ध्यान हटाकर विपक्ष को दबाने में जुटी है। इन हालातों के बीच देश का राजनीतिक भविष्य और ज्यादा अनिश्चित होता दिख रहा है। पाकिस्तान में दोहरा संकट, बलूचिस्तान में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार पर हालात संभालने का दबाव बढ़ा, सेना की भूमि को लेकर भी सवाल उठ रहे। राजनीतिक अस्थिरता से देश का भविष्य धुंधला। हमने सारों को हमने उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने ये रास्ते बंद किए हैं। बंद कर दें। और जितने केपी के लोग हैं, पाकिस्तान की आवाम है, मैं आपसे आज अपील करती हूँ, यही वक्त है जिसके लिए आज अगर किसी ने आपने बर्दाश्त करना है, अगर केपी बंद हो रहा है तो उसको बर्दाश्त कर लें, अपना हिस्सा डाल दें बर्दाश्त करके। जो इनको करवाना ही पड़ेगा इमरान खान का इलाज अपने डॉक्टर की मौजूदगी में। हमारी इतना सादा सा एक डिमांड है कि स्पेशलिस्ट हों डॉक्टर्स, सही हॉस्पिटल हो जहाँ पे आप रिपोर्टेड कंट्रोल नहीं करेंगे। हमें क्या पता आप जैसे अंदर क्या लिखवा दें, कल हमें बता दें प्लेटलेट्स का बता दें, कुछ भी लिख के दे दें रिपोर्टों में। हमारे डॉक्टर्स की मौजूदगी में हम आप पे एतबार नहीं करते। आप झूठे लोग हैं, आप डरपोक हैं, आप गीदड़ हैं और आपका खौफ और बढ़ाएंगे हम। अगर आपने ना इलाज करवाया, आप वैसे ही डरपोक और खौफ जताएं, क्योंकि जो कमजोर के ऊपर हाथ उठाता है, जो बेबस के ऊपर हाथ उठाता है, वो कमीना होता है। सीधी सी बात है। और इसलिए आप इमरान खान का इलाज करवाएं, उसके डॉक्टर्स की मौजूदगी में करवाएं। और आप अगर ये करेंगे हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें हमारा इम्तिहान ना लें, मेहरबानी। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई जांच में सामने आया कि उनकी दाईं आंख की करीब 85% रोशनी जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक आंख में खून का थक्का जमने से गंभीर नुकसान हुआ। इमरान ने आरोप लगाया कि उन्हें निजी डॉक्टर से इलाज की अनुमति नहीं दी गई। इमरान खान मेडिकल रिपोर्ट, जांच में दाईं आंख की 85% रोशनी खत्म। डॉक्टरों ने खून के थक्के की पुष्टि की। इलाज के बाद भी केवल 15% दृष्टि बची। इमरान ने निजी इलाज की अनुमति न मिलने की बात कही। पीटीआई ने इस खुलासे के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि इमरान खान को जेल में पर्याप्त मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही। रावलपिंडी, कराची, लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा में प्रदर्शन की अपील की गई है। विपक्ष इसे मानवाधिकार का मुद्दा बता रहा है, जबकि सरकार इसे कानून व्यवस्था पर सवाल मान रही है। पीटीआई का शक्ति प्रदर्शन। पीटीआई ने कई शहरों में प्रदर्शन की घोषणा की। समर्थकों को अलग अलग जगह इकट्ठा होने का संदेश। विपक्ष ने इसे मानवाधिकार से जोड़ा है। सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इमरान खान मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। अक्टूबर 2023 से वे अडियाला जेल में अलग थलग रखे गए हैं। परिवार और वकीलों से मुलाकात पर भी सीमाएं लगी। सुप्रीम कोर्ट में पेश दस्तावेजों में चेतावनी दी गई है, अगर तुरंत बेहतर मेडिकल जांच और नियमित मुलाकात की सुविधा नहीं मिली तो उनकी सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है। जेल में इमरान, पाकिस्तान में घमासान। रिपोर्ट में मानसिक दबाव और अलगाव का जिक्र है। परिवार से मुलाकात पर लंबे समय तक पाबंदी रही। वकीलों से संपर्क भी सीमित बताया गया। अदालत ने बेहतर मेडिकल सुविधा की जरूरत कही। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं और उन पर भ्रष्टाचार समेत 100 से ज्यादा केस चल रहे हैं। तोशाखाना और अल कादिर ट्रस्ट मामले में उन्हें सजा सुनाई गई है।
सरकार का दावा है कि कानून अपना काम कर रहा है, जबकि पीटीआई इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। अब संभावना है कि इमरान को बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है। केस और राजनीति की जंग। इमरान पर भ्रष्टाचार समेत 100 से ज्यादा केस, तोशाखाना और ट्रस्ट केस में सजा हो चुकी है। पीटीआई इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। अस्पताल शिफ्ट करने की संभावना जताई जा रही है। पाकिस्तान इस वक्त 2 बड़े मोर्चों पर घिरा है। एक तरफ बलूचिस्तान का पुराना संकट, दूसरी तरफ इमरान खान की सेहत और राजनीति का नया तूफान। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट ने सरकार की जवाबदेही बढ़ा दी है और पीटीआई के प्रदर्शन ने माहौल गर्मा दिया। सवाल यही, क्या पाकिस्तान स्थिरता की राह पकड़ पाएगा या संकट और गहराएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, एक तरफ इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में हाहाकार है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने की खबर ने दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क बन गया है। आप सोचकर हैरान हो रहे हों, लेकिन बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान कर दिया है। सिर्फ ऐलान ही नहीं, अपना नया संविधान, अपना नया झंडा और अपना नया भविष्य दुनिया के सामने रख दिया है। रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में बैठे जनरल असीम मुनीर और इस्लामाबाद में कांप रहे शहबाज शरीफ के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। देखिए, बलूच संविधान की बड़ी बातें। बलूचिस्तान होगा धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। पाकिस्तान की तरह धार्मिक कट्टरता नहीं, बल्कि सेकुलरिज्म पर होगा जोर। अल्पसंख्यकों के समान अधिकार की बात। हिंदू, सिख और ईसाई अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा का वादा। हिंदी, मराठी, गुजराती समेत 11 भाषाओं में किया गया अनुवाद। बलूचिस्तान में सोना, गैस और तांबे की लूट अब होगी बंद। बलूचिस्तान ने जिस तरीके से संविधान की घोषणा की, वह पाकिस्तान के हलक को सुखा देने वाला है। इतना ही नहीं, यह संविधान न सिर्फ बलूचिस्तान की संप्रभुता की गर्जना है, बल्कि पाकिस्तान को एक तमाचा भी, क्योंकि जिस तरीके से बलूचिस्तान ने अपना संविधान धर्मनिरपेक्ष आदर्शों पर खड़ा किया है, वह पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काफी है कि एक देश में अल्पसंख्यक को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। यह पाकिस्तान को बलूच लोगों से सीखना चाहिए, पर अगर यह नापाक पाकिस्तान यही सीख लेता तो आज यह नौबत क्यों ही आती। हिंदू, सिख, बौद्धों को तो छोड़ दीजिए साहब, शिया और अहमदिया मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। बलूच और सिंध के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक मानने का ही परिणाम है कि आज बलूचिस्तान पाकिस्तान के सामने खड़ा है और एक राष्ट्र बनने के बहुत करीब पहुंच गया है। पर बलूचों की यह राह आसान नहीं रही। बलूच बहादुरों ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। बलूच आर्मी के 5 बड़े हमले, ऑपरेशन हेरोफ सेकंड से थर्राया पाकिस्तान। 6 दिनों में 76 हमले, 350 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक ढेर। मजीद ब्रिगेड फिदाइन हमला किया गया। हमले में ग्वादर और नोशकी में ISI मुख्यालय को निशाना बनाया। आसिफा मेंगल ने अपने राष्ट्र पर जान न्यौछावर की। 24 साल की मेंगल ने फिदाइन हमला कर ISI दफ्तर उड़ाया। सीपेक रूट को बलूच बहादुरों ने किया जाम। चीनी इंजीनियरों के काफिले पर घातक हमला, प्रोजेक्ट ठप। पाक सैन्य ठिकानों पर लगातार किया जा रहा कब्जा। 17 सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लिया, भारी हथियार कब्जे में। लेकिन ये सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं, यह एक कौम की चीख है जिसे दशकों तक कुचला गया। जिस तरीके से पाक सेना ने आजादी के 70 सालों तक बलूच लोगों का दमन किया, वहां की बलूच महिलाओं को कभी भी पाक सेना गायब कर देती थी। जिस तरीके से बंदूक की नोक के बल पर बलूच महिलाओं का बलात्कार किया जाता था, जिस तरीके से आम बलूच लोगों को उनके घरों से उठाकर उनकी हत्या केवल विद्रोह के शक के आधार पर कर दी जाती थी, उसका अंत तो होना ही था। बलूचिस्तान के अंबेडकर कहे जाने वाले हिरबयार मर्री ने वो कर दिखाया जो 78 सालों में नहीं हुआ। अब पाकिस्तान इसे आतंकवाद कह रहा है, लेकिन दुनिया इसे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देख रही है। सुनिए एक्सपर्ट का क्या कहना है। आप क्या भूल गए हैं मुंबई के जो अटैक हुआ, जिसमें कि आपके बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया मुंबई के सड़कों पर? क्या आप भूल गए हैं पहलगाम में हमारे नौजवान लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को जिस तरीके से
दरिंदों ने शहीद किया, इन सब का खून हमारे लिए बलोचों के खून जैसा है। हम आपके तमाम जितने भी लीडरान हैं, तमाम उन सब से, और हमारा खुसूसी तौर पे हमारे बड़े भाई श्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश है कि अब वक्त आ चुका है कि आप बलूचिस्तान के मामले को दुनिया के लीडरान के आगे कहें कि भाई ये जो कुछ बलोचों के साथ हो रहा है हिंदुस्तान को मंजूर नहीं है। आप मेहरबानी करके हमें गोरों के रहमो करम, हमें अमेरिका के, बर्तानिया के, चीन के रहमो करम पे ना छोड़े। मेरा एक लिखार हूं, मैं साफी हूं। मेहरबानी करके आप sarmachar.substack.com जरूर पढ़िएगा। बहुत शुक्रिया। कौन खरीद रहा है बलूचिस्तान? चीन ने सीपैक के नाम पर लाखों करोड़ डॉलर फंसाए, अब सब मिट्टी में। आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को बलूचिस्तान में खनन के लिए न्योता दिया। पाकिस्तान बलूचिस्तान के संसाधनों को बेचकर कर्ज चुकाना चाहता है। बलूचिस्तान की जनता आज भी दाने दाने को मोहताज। पाकिस्तान कश्मीर का राग अलाप रहा है और वहां बलूचिस्तान हाथ से निकल गया। दरअसल पाकिस्तान ने भारत से तो दुश्मनी ले ली, भारत में खूब आतंक के लिए पैसा भी दिया गया है। भारत ने लगातार आजादी के बाद से जिस तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित हमले झेले हैं, अब भारत पाकिस्तान को घर से खींचकर मारने लगा है। उसके दहशतगर्दों को पाकिस्तान में अब पनाह नहीं मिल रही। कब कौन से मिसाइल किस ट्रेनिंग सेंटर पर गिर जाए क्या पता। अब जब पाकिस्तान आतंक को पनाह देते और फंड करते हुए खुद कंगाल हो गया है, तो अब वह चाहता है कि बलूचिस्तान के संसाधनों को बेचकर देश का कर्जा कम करे और दाल रोटी चलाए। पर बलूच लोग समझ गए हैं, जिन बलूचों की बेकदरी 7 दशक तक की गई, जिनको गरीबी में मरने के लिए छोड़ दिया गया, वह अब बंदूक लिए पाकिस्तान के सामने खड़े हैं और पाकिस्तानी सेना बलूच बहादुरों के सामने लाचार दिख रही है। अगर भारत की बात करें तो बलूच जनता भारत को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानती है। संविधान का हिंदी में अनुवाद ये बताता है कि उसके दिल में भारत के लिए कितनी बड़ी जगह है। लेकिन रावलपिंडी के जल्लाद अब भी नहीं सुधरे हैं। बलूचिस्तान सब्ज बात, भारत माता की जय। हम बलूच लोग जो हैं भारत माता को अपने करीबी दोस्त मुल्क समझते हैं। हमारे इंडिया के साथ कदीमी रवाबित रिश्ते हैं। इंडिया के लोगों की एक जो होली साइट है, हम उसके रखवाली हैं। हम जो हैं हिंगलाज माता टेम्पल के खादिम हैं। हमारा साथ हिंदुस्तान के अवाम को भरपूर तौर पे देना चाहिए। बलूच महिलाओं का शौर्य। 24 साल की आसिफा मेंगल एक बहादुर महिला, मजीद ब्रिगेड की सदस्य, ISI हेडक्वार्टर पर हमला किया। हवा बलोच एक और बहादुर बलोच बेटी ग्वादर फ्रंट पर पाकिस्तानी सेना से लोहा लेते हुए शहीद हुई। संदेश यह है कि जब महिलाएं युद्ध के मैदान में उतर जाएं, तो उस साम्राज्य का अंत निश्चित है। तो क्या पाकिस्तान अब इतिहास के नक्शे से मिटने वाला है? नजम सेठी जैसे बड़े पाकिस्तानी पत्रकार भी अब मान ले रहे हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान सैन्य ताकत से नहीं जीत सकता। आज सवाल यह है कि जो मुल्क खुद को नहीं संभाल पा रहा है, वो दुनिया को नसीहत कैसे दे रहा है। बलूचिस्तान का उदय एक नए दक्षिण एशिया की शुरुआत है। भारत के लिए ये अपनी सुरक्षा और अखंडता की दृष्टि से सबसे बड़ी राजनीतिक जीत हो सकती है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को समझ लेना चाहिए कि बलूच संविधान की स्याही शहीदों के खून से लिखी गई है और ये कभी भी नहीं मिटेगी। और अगर अब पाकिस्तान अपनी शामत नहीं चाहता, तो जल्दी से जल्दी अपनी बुरिया बिस्तर बांधे और बलूचिस्तान से बाहर निकल जाए। इसी में उसकी भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो देखिए, पाकिस्तान में इमरान को लेकर तूफान खड़ा हो तो वहां के सबसे बड़े प्रांत में फिर आग भड़क चुकी है। बलूचिस्तान आज सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि इतिहास का अधूरा हिसाब है। 1947 में जिन्ना ने जिस आजादी का भरोसा दिया वही बाद में छीन ली गई। 5 बार विद्रोह हुआ, हर बार खून बहा, हर बार सवाल दबा। अब संकट इतना गहरा है कि पाकिस्तान की एकता पर ही बहस छिड़ गई है। विलय का विवाद, विद्रोह की विरासत और पाकिस्तान का भविष्य खतरे में। बलूचिस्तान संकट की जड़ें 1947 के बंटवारे में छिपी है। अंग्रेजों के दौर में कलात रियासत एक स्वतंत्र इकाई जैसी थी, ठीक नेपाल की तरह। आजादी के समय बलूच नेताओं ने अलग राष्ट्र की मांग उठाई थी। जिन्ना ने शुरुआती समर्थन भी दिया, लेकिन कुछ ही महीनों में हालात बदले और कलात का पाकिस्तान में विलय एक विवादित अध्याय बन गया। 1947 में कलात स्वतंत्र राष्ट्र की स्थिति में आया। जिन्ना ने बलूच नेताओं को शुरुआत में समर्थन दिया। कुछ महीनों में दबाव की राजनीति शुरू हुई। विलय ने भविष्य के संघर्ष की नींव रखी। 15 अगस्त 1947 के बाद कलात को भी आजाद मुल्क का दर्जा मिल गया था, मगर पाकिस्तान की नई सत्ता ने जल्द ही सैन्य दबाव बढ़ाया। फरवरी 1948 में मीर अहमद यार खान को विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पड़े। बलूच समाज की यह घटना आज भी अन्यायपूर्ण अधिग्रहण के रूप में देखी जाती है, जिसने स्थायी असंतोष को जन्म दिया। कलात को स्वतंत्र दर्जा मिला था एक दिन बाद। 1948 में पाकिस्तान ने सैन्य दबाव बनाना शुरू किया। शासक को मजबूरी में विलय की घोषणा करनी पड़ी। बलूचों में ऐतिहासिक चोट आज भी मौजूद। विलय के बाद बलूचिस्तान में पहला विद्रोह 1948 में शुरू हुआ। प्रिंस अब्दुल करीम खान ने अपने ही भाई के फैसले के खिलाफ बगावत की। इसके बाद 1958 में नवाब नौरोज खान का आंदोलन उठा, जिसमें कठोर कार्रवाई हुई। हर विद्रोह के साथ बलूच पहचान और स्वायत्तता की मांग और मजबूत होती गई। 1948 में पहला विद्रोह राज्य परिवार से शुरू हुआ। प्रिंस करीम खान ने विलय को चुनौती दी। 1958 में नौरोज खान का बड़ा आंदोलन सामने आया। असंतोष धीरे धीरे जनभावना में बदल गया। 1960 के दशक में संघर्ष ने नया रूप लिया, जब संसाधनों और सैन्य ठिकानों को लेकर विवाद बढ़ा। 1973 में निर्वाचित प्रांतीय सरकार को हटाने के बाद हिंसा और तेज हुई। इस दौर में बड़े सैन्य अभियान चले। बलूचिस्तान में संघर्ष अब केवल सत्ता का नहीं रहा, बल्कि अधिकार, पहचान और संसाधनों के नियंत्रण की लड़ाई बन चुका था। तब सैन्य अड्डों और संसाधनों पर विवाद बढ़ने लगा। 1973 में प्रांतीय सरकार हटने से तनाव भड़का। बड़े सैन्य ऑपरेशन से हालात और बिगड़े। मुद्दा पहचान और अधिकारों से जुड़ गया। 2000 के बाद बलूच आंदोलन ने आधुनिक सशस्त्र रूप ले लिया। बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन सक्रिय हुए और संघर्ष ग्रामीण इलाकों से शहरों तक फैल गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आबादी कम है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यह क्षेत्र अब अंतर्राष्ट्रीय निवेश और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया है। 2000 के बाद आंदोलन ने नया उग्र रूप लिया। संसाधन संपन्न क्षेत्र में असंतोष लगातार बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय निवेश ने रणनीतिक महत्व और बढ़ाया। पाकिस्तान की स्थिरता पर अब बड़ा प्रश्न चिन्ह। जिन्ना की लैंड जिहादी सोच केवल कश्मीर तक सीमित नहीं थी। उसे मासूम बलोचों पर कहर ढाने के लिए हर हथकंडे अपनाए। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत क्षेत्रफल में। कुल क्षेत्र लगभग 3.47 लाख वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान के 44% भूभाग पर फैला है। आबादी करीब 1.47 करोड़ बताई जाती है। देश की कुल जनसंख्या का सिर्फ 5.5% प्राकृतिक गैस, तांबा और सोने से समृद्ध क्षेत्र। 5 बड़े विद्रोहों का इतिहास दर्ज किया गया।
1948 का विलय आज भी विवाद का कारण। रणनीतिक लोकेशन इसे वैश्विक महत्व देती है। बलूचिस्तान की कहानी केवल विद्रोह की नहीं, बल्कि इतिहास के अधूरे फैसलों की कहानी है। जिन्ना के वादे से लेकर 1948 के विलय तक और 5 बड़े आंदोलन से लेकर आज के संकट तक, यह प्रांत पाकिस्तान के लिए सबसे कठिन चुनौती बना हुआ है। सवाल यही है कि क्या इस विवाद का समाधान राजनीतिक संवाद से होगा या फिर यह दरार और गहरी होती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, पाकिस्तान की सिंध विधानसभा में शराब की खरीद बिक्री को लेकर एक प्रस्ताव मजाक बनकर रह गया है। एक हिंदू विधायक ने हिंदुओं की बदनामी की दुहाई देते हुए इस प्रस्ताव को पेश किया तो सरकार ने इसे निजी राय बनाकर मजाक उड़ाकर रखा है। सवाल यही है कि इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान में शराब हराम है, फिर हिंदू विधायक अनिल कुमार की मांग क्यों खारिज हुई? एक रिपोर्ट देखिए। हिंदू एमएलए ने की शराब बंदी की मांग, पाकिस्तान में सिंध सरकार ने किया खारिज। शराब के लिए हिंदू कौम क्यों बदनाम? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एमक्यूएम नेता अनिल कुमार ने कहा कि हिंदुओं के नाम पर पाकिस्तान में शराब बेचा जाता है और पूरे हिंदू समुदाय को बदनाम किया जाता है। इसी को लेकर अनिल कुमार ने शराब पर बैन लगाने की मांग की। अनिल कुमार ने कहा कि पाकिस्तान में शराब लाइसेंस को मजहबी और धार्मिक बुनियाद पर जारी किया जाता है। इस माहौल में हिंदुओं को बदनाम किया जाता है और उन्हें रुसवाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार शराब बिक्री की सभी लाइसेंसों पर रोक लगाए। इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान की सिंध विधानसभा में जब एक हिंदू मेंबर ने ऐसा कहते हुए शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की तो दुनिया हैरान रह गई। पाकिस्तान में मुसलमानों को शराब पीने की मनाही है, लेकिन सिंध विधानसभा में मामला एकदम अनोखा था। यहाँ हिंदू नेता ने शराब बंदी की मांग की और मुस्लिम मंत्री ने इसका विरोध किया। यह घटना 12 फरवरी 2026 की है। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम भाई शराब पीना चाहते हैं तो वे खुद कोई रास्ता निकालें, लेकिन हिंदू समुदाय को इसके लिए जिम्मेदार न ठहराएं। उनका कहना था कि यह प्रस्ताव सार्वजनिक हित और सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए है। सिंध के गृह मंत्री जिया उल हसन लंजार ने सरकार की ओर से इसका विरोध किया। जिया उल हसन ने कहा कि इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए दो टुक, सरकार में इसका विरोध करता हूं। अब आप पूरा वाकया सुनिए। सर, सिंध असेंबली के इस ऐवान की राय है कि शराब न सिर्फ माशरती बुराई है बल्कि दुनिया भर के तमाम मज़ाहिब में भी शराब नोशी की सख्ती से ममनुइयत की गई है। पाकिस्तान में शराब के लाइसेंस को मजहबी और धर्मी बुनियादों पर जारी किया जाता है। इस अमल से पाकिस्तान की अक़लियती मजहब की बदनामी हो रही है और इनको माशरे में रसवाई का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा ये ऐवान हुकूमत सिंध से मुतालबा करता है कि सूबे भर में शराब फरोख्त करने के तमाम लाइसेंस को मनसूख किया जाए और फौरी तौर पर शराब की खरीद और फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। सिंध के गृह मंत्री जिया उल हसन लंजार ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध लगाना व्यवहारिक नहीं, क्योंकि इससे समाज के अलग अलग वर्ग प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में शराब की बिक्री पहले से ही नियंत्रित लाइसेंसिंग सिस्टम के तहत होती है, मुख्य रूप से गैर मुस्लिम नागरिकों और विदेशियों के लिए। लंजार ने इसे व्यक्तिगत राय बताते हुए कहा कि वर्तमान व्यवस्था ही पर्याप्त है और पूर्ण बंदी से कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि आप थोड़े जज्बाती हो गए मेरे दोस्त, बहुत बड़ा तबका महरूम हो जाएगा। सिंध के सदन में अन्य मुस्लिम विधायकों ने भी प्रस्ताव का विरोध किया, जिसके बाद सदन में मतदान हुआ और बहुमत से यह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। यह घटना इसलिए चर्चा में रही क्योंकि यहाँ एक हिंदू विधायक शराब बंदी की मांग कर रहा था, जबकि मुस्लिम बहुल सदन और सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए, हमारे साथ देखते रहिए इंडिया न्यूज।